जो हम पढ़ रहे थे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब यहाँ पे है आयन से, ठीक है। एक आयनिक सॉलिड है, उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इसकी एक यूनिट होती है यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि 3D डायमेंशनल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ए एनाइन होता है, बी एनाइन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केटाइन। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये करता है, यानी छोड़ता है। जैसे ए है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो ये ए पॉजिटिव बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, केटाइन। यहाँ पे बी है, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है, तो ये क्या बना, बी एनाइन, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करके क्या बनते हैं, आयनिक सॉलिड बनते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स होता है, जो ये फोर्स से बाउंड होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड बोलेंगे या फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कैसा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये। दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। और ये सॉलिड होते हैं कौन से, आयनिक सॉलिड। ये आपके हार्ड होते हैं और ब्रिटल, यानी जल्दी ही टूट जाते हैं। इसका मतलब ये है क्षणभंगुर, यानी कि अगर उसको बीट करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, अब ये बाउंड होते हैं, ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिकल है सॉलिड स्टेट में। हाउ एयर इन मोल्टन स्टेट पैन डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जब इनको क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व करते हैं और ये मेल्ट हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं पानी में, तो इनके जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, तो दोबारा बता देती हूँ। इस आयनिक जो सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, वो आयंस होते हैं। आयंस कौन कौन से, केटाइन और एनाइन, ये 3D डायमेंशन में अरेंजमेंट में रहते हैं। और इनके जो बीच का फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। इनमें जो आयंस फ्री नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड भी बहुत ईजी है, जैसे आयनिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड में देखो, जो मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय हेल्ड बाय टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है बच्चों, मेटेलिक सॉलिड का मतलब यहाँ पे किया है कि यहाँ पे क्या होता है, आपका सॉलिड बनता है, ठीक है, सॉलिड बनता है, बट इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते थे। क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये हो गया पॉजिटिव आयंस, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों आप, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों तरफ, ये क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और ये पूरी क्रिस्टल में क्या रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, यानी फैले हुए रहते हैं। ईच मेटल, हर एक मेटल क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन का, एक या दो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और दिस फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि किसने किया, मेटल से, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मेटल में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। वैन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, जब क्या होता है, ऐसी जगह पर हम रखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो आयंस है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लो करते हैं किसी तरफ, पॉजिटिव आयन की तरफ, ठीक है। ये फिर पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लो कि जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास, मेटल के पास, यहाँ पे मेटल्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर ये क्या करेंगे, मेटल की पॉजिटिव आयन की तरफ क्या करने लगेंगे, घूमने लगेंगे, ठीक है, जाने लगेंगे। अब देखो यहाँ पे, दिस फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये हाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हो, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल की। कैसे कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है आपके घरों में जो बर्तन यूज होता है उसका पैन होता है, ठीक है, वो किसका होता है, आयरन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है या कॉपर का होता है, वोटेवर, उसको जब भी आप हीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके फ्री होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने से ये यहाँ से गर्म होकर यहाँ तक, मतलब हैंडल तक क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम आयरन के जो हैंडल होता है उस पर किसका, या तो वुडन कवर लगाते हैं, प्लास्टिक कवर लगाते हैं, ताकि हमारा हाथ ना जले, है ना। तो वही चीज़ इसमें बताई हुई है। यहाँ देखो अब, सिमिलरली हीट इज स्प्रेड थ्रू आउट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा ही क्या होता है, जब हीट करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मेटल की तरफ जाते हैं ना। थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो थर्मल एनर्जी है उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो स्प्रेड हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पेन का, यहाँ से आपने हीट दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और क्या हुआ, दूसरी तरफ स्प्रेड हो गए, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल, ये लस्टर होते हैं और कलरफुल होते हैं, ठीक है। कई केसों में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं और कलर होता है इनमें। और ये किस लिए होता है, इसलिए कैसे बन सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं, कलर होते हैं, किस वजह से, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे टिक कर दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मेटल्स आर हाईली मेरिएबल एंड डक्टाइल। मेटल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेरिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेरिएबल का मतलब यहाँ पे है, जब भी कोई मेटल है उसको हम बीट करते हैं तो वो सीट में चेंज हो जाता है, किसमें, सीट में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे मेरिएबल। लेकिन अगर मेटल को हम क्या करें, चेंज कर दे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, लाइक वायर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे उसे हम, डक्टिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब ये क्या है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये बताया गया है ना कि जो वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू
एटम, यानी कि इसमें ये जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, ये जो आपका क्रिस्टल है ये मान लेते हैं ये वाला क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये पार्टिकल होता है ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल दूसरे यानी एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत होता है। और ऐसे बॉन्ड को, ऐसे जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है क्रिस्टल में नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसको जेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है बच्चों, ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। जो एटम होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्गली पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे हैंड होते हैं, यानी कि अगर ये जैसे कि आप मैंने ऊपर बताया था आपको आयनिक में, उसमें क्या होता है, एक आयन दूसरी आयन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना। तो वो अपनी फिक्स पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है, ये अपनी फिक्स पोजीशन पे रहता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होता है। और जो ये सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इवन आप उसको मेल्ट करोगे तो मेल्ट होने से पहले वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो इतना हाई होता है किसका, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड का। ये यहाँ पे टिक कर लो आप। दे आर इंसुलेटर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इंसुलेटर होते हैं, क्यों इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, इसलिए मैं क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, इसको टिक कर लो कि भी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या नहीं होते हैं, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे डायमंड है और सिलिकॉन है, कार्बाइड टिपिकल एग्जांपल ऑफ सच सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड का आपका डायमंड है और सिलिकॉन है। उसके अलावा देखो ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होकर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। जैसे मेटल में होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, यहाँ पढ़ते हैं हम, ये एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी है, ये यहाँ पे किसकी स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, उसको आपको टिक करते हुए चलना है ताकि आपको याद रहे। कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर। जैसे आपने देखा है कार्बन होते हैं वो उसी वैलेंसी 4 होती है, यानी वो बॉन्ड 4 बना सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। यानी कि ये एक कार्बन है, बीच वाला ये मान लेते हैं, ये वाला एक कार्बन है, ठीक है। और ये कार्बन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 4th बॉन्ड है वो नहीं बना रहा है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री रह गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया है इसमें। और ये क्या कर रहा है, लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी यहाँ पे इसने, ये देखो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसके हर कोने पर क्या है, कार्बन एटम है, और हर एक कार्बन एटम क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। और जो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उनकी लेयर के बीच में होता है। 4th इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेयर के बीच में, और वो फ्री मूव करता रहता है ना। जब भी तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे यही रीजन लिखा हुआ है और आपको यही रीजन रन भी करना है। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अदर। और जो डिफरेंट लेयर है वो इजिली क्या हो जाती है, स्लाइड होती है, किसमें, ग्रेफाइट में। ये आपको याद रखना है बच्चा। और ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और गुड लुब्रिसेंट होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके। यहाँ देखो बच्चों ये टेबल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने रीड कर ली तो समझ लो ऊपर वाला रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड आपको बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और पोलर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं। तो उनके बारे में बताया कि इसमें क्या होता है, ये पार्टिकल कैसे होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक में आयंस होते हैं, है ना। मेटेलिक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कवर होता है। और कोवलेंट कैसा होता है, वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फोर्सेज। तो मॉलिक्यूल में मैंने बताया था आपको क्या होता है, एक लंडन फोर्स होते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है ना। और मेटल में मेटेलिक फोर्स पाया जाता है, और कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। ये बच्चे आपको लर्न करना, साथ में एग्जाम्पल भी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही जो बच्चे GE और PMT वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये काम में आते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, इंसुलेटर, वेरी लो, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये जस्ट मैपिंग है, अगर इसको बना लोगे तो इजीली ऊपर वाला याद रहेगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इन NCERT बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें हम पार्ट 2 में हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बच्चों क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं। रेगुलर यानी एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर दूसरा पॉइंट इसके सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर होगा, फिर सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे और यहाँ पे। यानी ये क्या कर रहे हैं, अपना रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न शो कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, क्रिस्टल सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल सॉलिड के बारे में आपको पता चल गया कि ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल जो अपने आप को रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न पर रिपीट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल इन क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड, यदि हम क्या करें क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें कि वो 3D डायमेंशनल में है, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये होता है ना 3D, हाँ 3D फॉर्म में देखें तो डायग्राम में जो बता रखा है, डायग्राम में कौन सा 1.5 में जो दिखा रखा है ना, ये एक यूनिट है, यूनिट सेल है, और ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। तो टोटल ये क्या कर रही है, 3D अरेंजमेंट में है, तो कुछ ऐसी दिखाई देती है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। अब इसमें देखो बच्चों,
इन विच ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज ए पॉइंट। अब इसमें अगर हम क्या करें, पार्टिकल की बात करें, जैसे कि हमने कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि अपने आप को रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न पे रिपीट करते हैं ना, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न पे रिपीट करते हैं, है ना। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट मान के चलते हैं, ये जो पार्टिकल है यही क्या होता है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि हमने क्या किया, ये जो आपका पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है सेम डिस्टेंस पे इधर और सेम डिस्टेंस पे इधर और सेम डिस्टेंस पे नीचे और ये सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। आप क्लियर कर लो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल जो अपने आप को रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न पर व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बताया है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं कि जो ये आपके पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं एक पैटर्न पर। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, ठीक है। दस ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, ठीक है। तो ए पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज शोवन फिगर 1.5। तो इसमें आपको क्या करना है, फिगर में दिखाया हुआ है 1.5 में, आपको यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, यानी यहाँ पर हमारे अर्थ पर केवल 14 पॉसिबल 3D लैटिस पाई गई है। कितनी, 14। ये यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। कितनी पाई गई, 14। दिस आर कोल्ड बेवरिज लेटिस, इन्हीं को क्या कहा गया, बेवरिज लेटिस कहा गया। अब बेवरिज ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रेंच के जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था बेवरिज, ठीक है। तो उनके नाम पर बेवरिज लेटिस इसको दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल जो लैटिस होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो बताया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं वन बाई वन करके। ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, यानी हम मानते हैं ये हमारा क्या है, क्रिस्टल सॉलिड है। तो यहाँ पे ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है कॉर्नर्स पे, है ना, तो ये जो है पार्टिकल, ये इस पार्टिकल को जिस पोजीशन पे होता है उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे हम उसे, लैटिस पॉइंट। जहाँ यहाँ पे है ये, इसे क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, या तो लैटिस पॉइंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, लैटिस साइड बोलेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंटेड वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एन आयन, यानी कि जो हमने पॉइंट बताया है वो एक्चुअली, ये जो लेटेस्ट पॉइंट बताया है या लेटेस्ट साइट बताई है, ये क्या है, ये एक्चुअली या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर कोई आयन हो सकता है, ठीक है। लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। जो लैटिस पॉइंट है वो स्ट्रेट चलकर क्या करता है, ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, यानी कि आगे चल के वो क्या कर रहा है, ज्योमेट्री तो बना रहा है हर पॉइंट की। ये देखो यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला, है ना, तो ये ज्योमेट्री बना रहा है, नहीं फुली स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर लैटिस पॉइंट को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, जैसे कि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 चीज़ें समझ में आई, कौन कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं, ठीक है। दूसरा इसने क्या बताया है कि जो अरेंजमेंट होता है किसका, लेटिस पॉइंट का, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, ठीक है। और जो तीसरा कौन सा, कि ये जो है आपने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया, ये कितने टाइप के बताए हैं पॉसिबल अरेंजमेंट, ये होते हैं 14 टाइप के, जो कि आपको नीचे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, जो 14 पॉसिबल 3D लैटिस होती है इनको बोलते हैं बेवरिज लैटिस, ठीक है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है कि करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे किसे, जिनमें क्या हो, लैटिस साइट हो या लैटिस पॉइंट हो, ठीक है। और जो लैटिस पॉइंट है वो क्या एक्चुअली वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन हो सकता है। और जो लैटिस पॉइंट है वो अपने आप को रिपीट करके स्ट्रेट लाइन में और एक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं, एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को जाननी है, जैसे कि यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच वैन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट ए एंटायर लैटिस, यानी वो एक जालक का फॉर्मेशन करती है, जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा है एग्जाम्पल में, डायग्राम में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की हुई है। यहाँ पे बच्चों ये जो है क्या, ये जो यूनिट सेल है ये अपने आप को डिफरेंट करके अपने आप को क्या बना के नई लैटिस का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। उसके अकॉर्डिंग तो 14 बेवरिज लैटिस बताइए, है ना, उसके अकॉर्डिंग बताइए ना कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। अब देखो यूनिट सेल किसे बोलते हैं, इट इज़ डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस, यानी कि यहाँ पे देखो 1 2 3 डायमेंशनल हो गया, इसको हम 3D भी बोलते हैं। कैसे, आप सपोज करो आप बैठे हो, ठीक है, आपके ऊपर और आपके नीचे, ठीक है, आपके आगे और आपके पीछे और आपके दाएं और आपके बाएं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये बच्चों इमेजिनरी पे चलेगा, तो आपको इसी को समझना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो ये सी वाली लाइन है ये आपके ऊपर और नीचे है, और ए वाली लाइन आपके पीछे और आगे है, और बी वाली लाइन आपके लेफ्ट और राइट वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये बताया गया है कि यूनिट सेल एक्चुअली किससे बोलते हैं,
Its dimension along the three edges A, B, C. These edges may or may not be mutually perpendicular. ये जो है, जो लाइन है किसकी, लैटिस की, एक जालक की, जिसमें चार क्या है, पार्टिकल्स लगे हुए हैं, है ना। तो इनकी जो लेंथ है एजेस की, है ना, वो क्या है, इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा, बीटा, गामा, thus a unit cell is characterized by 6 पैरामीटर A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा। अब इसमें ये बताया है, ये सपोज मानो बच्चों ये B है, ठीक है, तो B के जस्ट सामने वाला बीटा होगा एंगल, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जो B के जस्ट सामने होगा उसको बीटा बोलेंगे, A के सामने जो होगा उसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा एंगल बोलेंगे, ठीक है, और जो C के सामने होगा उसको गामा एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं आगे पीछे का जो यहाँ का एंगल होगा किसका, A और C का बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये B के सामने है तो उसको बीटा बोलेंगे, ठीक है, और जो A के सामने होगा, जो C और B के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा, और जो C के सामने होगा और A B के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे गामा, ठीक है। तो ओवरऑल जितनी भी यूनिट सेल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपके A, B और C, और साथ में जो बिटवीन द एंगल है उन पर डिपेंड कर रही है, इन 6 पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यूनिट सेल का आप लोगों को पता चल गया होगा, एक मिनिमम जो बॉक्स होता है, छोटा बॉक्स होता है जिसमें क्या है, 4 पार्टिकल मिलकर, सॉरी 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 पार्टिकल मिलकर एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको हम यूनिट सेल बोल रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो लेंथ है, इनके बीच का जो एंगल है उसके बेसिस पे अलग अलग क्या पाई गई है, यूनिट सेल पाई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीमिटिव और सेंटर्ड और यूनिट सेल क्या है। अब बच्चों प्रीमिटिव क्या है और सेंटर यूनिट सेल है वो क्या है। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है, ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स है वो केवल कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके 8 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये क्या है, कॉर्नर्स पे है, उनको बोलेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल, क्या बोलेंगे उनको, प्रीमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर यूनिट सेल कौन सी होती है, जिसमें कंटेन 1 और मोर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर एडिशन टू दोज एट कॉर्नर, यानी कि ये आपका यूनिट सेल है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो है ही, प्रीमिटिव में तो, है ना। लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, हो सकता है आपके ये जो 4 पार्टिकल है उनके बीच में कोई पार्टिकल हो या एटम हो या मोलिक्यूल हो, या उनके दूसरे साइड में या उनके आगे पीछे दाएं बाएं, यानी 6 फेसेस पे पा सकते हैं, कहीं भी पा सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। अब सेंटर यूनिट सेल भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, कितने टाइप की, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और एक एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब ये हुआ कि आपकी जो सेल है, यूनिट सेल है आपकी जो, ठीक है, उनके बीचों बीच एक एटम हो, यानी कॉर्नर पे तो हो एटम 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके अलावा बीच में बॉक्स के बीचों बीच क्या हो, एक एटम हो। सपोज आप जिस रूम में बैठे हो उसके चारों कोनों पर ऊपर एटम है और नीचे चारों कोनों पर एटम है, और बीच में जहाँ आप बैठे हो वहाँ पर एक एटम प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, BCC बोलेंगे, यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट बोलेंगे, ठीक है। वहीं बात करें हम किसकी, फेस सेंटर यूनिट सेल की, तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो यूनिट सेल होती है आपके, उसके हर फेस पे भी क्या पाया जाएगा, एटम पाया जाएगा, यानी चारों तो इन कोनों पर एटम है, ठीक है। साथ में आपके यहाँ पर फेस पे एक एटम है, फिर फेस के 4 जो फेस होते हैं, 6 जो फेस होते हैं, उनके फेस पे सेंटर में एटम होगा। जैसे कि आपका एक रूम है, ठीक है, तो जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे ऊपर छत पे 4 तो होंगे ये, है ना, उनके अलावा उनके फेस पे एक और एटम होगा, ठीक है। आप जहाँ पर पाँव रखे हो ज़मीन पर, फ्लोर पे, तो वहाँ पे भी ये 4 तो कॉर्नर पे होंगे एटम, उनके अलावा उनके फेस पे बीच में भी एक एटम होगा, ठीक है। आपके जो लेफ्ट साइड दीवार है, लेफ्ट साइड क्या है, दीवार है, वहाँ पर भी क्या होगा, एटम होंगे, ठीक है, और उनके बीच में भी एक एटम होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एटम होगा, और यहाँ पे फेस पे क्या हो जाएगा, बीच में एक एटम हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पे 6 एटम होंगे, ठीक है, ईच फेस पे 1 एटम, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड सेंटर यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, इसमें वही चीज़ होगी, आपका यूनिट सेल हो गया, ठीक है, और कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही है सारे यूनिट सेल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई भी 1-2 फेस पे एटम पाए जाएंगे, या तो यहाँ पे पाएंगे ऊपर नीचे फेस पे, या फिर किस पे होगा, पीछे या आगे फेस पर, या फिर लेफ्ट और राइट फेस पर, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑल देयर आर 7 टाइप ऑफ प्रीमिटिव सेल, यानी कि 7 टाइप की क्या है, प्रीमिटिव सेल मिलती है, ओके। प्रीमिटिव सेल मैंने बता दिया है कि 8 एटम होंगे और हर एक कॉर्नर पे पाएंगे, ठीक है। तो कितने टाइप की बताई है इसने, 7 टाइप की बताई है। 7 टाइप की कैसे, मान लेते हैं ये क्यूबिक फॉर्म है आपका, ठीक है। क्यूबिक में क्या होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या होते हैं, एंगल सेम होते हैं, है ना। साथ में एजेस अल्फा, सॉरी A, B और C ये बराबर होते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल में क्या होगा, ट्राइगोनल में जो आपके एंगल्स हैं वो तो सेम होंगे, है ना, अल्फा बीटा और जो गामा है एंगल सेम होंगे, लेकिन इनकी जो लेंथ होगी वो सेम नहीं होंगे, यानी A सेम है B के, लेकिन C सेम नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक है,
इसमें क्या होगा, आपका जो एंगल होंगे वे सेम होंगे, लेकिन जो इनकी एज लेंथ है वो क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, बी बड़ा होगा, सी छोटा होगा और ए सबसे छोटा होगा। ठीक है, ऐसे हेक्सागोनल है, ये स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल की। इसमें क्या होगा, अल्फा और बीटा वो तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा होगा वो 120 डिग्री होगा। अब देखो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, अल्फा और बीटा ये अलग अलग होंगे। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और बीटा और गामा है तो 90 डिग्री, लेकिन इनकी एज लेंथ क्या है, डिफरेंट है। वैसे ट्राइक्लिनिक में देखो आप लोग, क्या है, ए और बी और सी, इनकी स्ट्रक्चर ही अलग है, क्योंकि इनकी एज और इनके बीच में जो एंगल है वो अलग है। बच्चों ये जो है 7 टाइप की आपको यूनिट सेल बता रखे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें आपको क्या करना है, इन चीज़ों को लर्न करना है। ठीक है, जैसे क्यूबिक सेल है, तो ये क्या है, प्रिमिटिव है भी होती है, बॉडी सेंटर होती है, फेस सेंटर भी होती है। ठीक है, तो इनमें जो एजेस होते हैं वो सेम होते हैं और इनके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को लर्न करने हैं, जैसे NaCl, जिंक, प्लेंट और CO। टाइटागोनल है, उसमें देखो बच्चों प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर है मिलते हैं। इसमें क्या हो, ए और बी इक्वल होते हैं, लेकिन सी इनके इक्वल नहीं होता है, और लेकिन इनका एंगल है वो सेम होता है, जैसे वाइटिन, SnO2 और ये सब। ऑर्थोरोम्बिक में देखो प्रिमिटिव भी होते हैं, ये बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर, लेकिन इनमें कोई सी भी साइज है वो इक्वल नहीं होती है, और जो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि रोम्बिक सल्फर हुआ आपका पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। और हेक्सागोनल प्रिमिटिव है। ठीक है, और इनके जो बीच की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, और साथ में इनका जो अल्फा और जो बीटा है एंगल वो 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में देखो प्रिमिटिव है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एज की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, लेकिन इनके कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है। मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, प्रिमिटिव और एंटी सेंटर होते हैं। ठीक है, इनकी कोई भी जो एज लेंथ होती है इक्वल नहीं होता है, ना ही ट्राइक्लिनिक में होता है। ठीक है, इनका जो एंगल है वो अलग अलग होगा, यानी अल्फा और गामा का तो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा का 90 डिग्री नहीं होता है। ऐसे ट्राइक्लिनिक में देखो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल से बच्चों एक बार लिख के देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमने 14 बेवरेज लेके बताई थी, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है ना। तो देखो बच्चों, जो ये प्रिमिटिव होता है, मैंने आपको बताया था कॉर्नर पे पाए जाते हैं एटम्स। ठीक है, बॉडी सेंटर मैंने बताया था कि कॉर्नर पे तो पाएंगे, साथ में उनके बीच में एक एटम पाया जाएगा। वहीं बात करते हैं फेस सेंटर की, मैंने आपको कहा था कि वो क्या करेंगे, एक विकर्ण का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे तो होगा, लेकिन हर फेस पे, जैसे मैच स्टिक लोगे ना, तो मैच स्टिक के ऊपर प्लेन होता है, नीचे प्लेन होता है, दाएं बाएं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हर फेस पे क्या होगा, एक एक एटम मिलेगा, ऊपर नीचे एटम, फिर दाएं बाएं और आगे पीछे एटम। ठीक है, तो इन डायग्राम से आप समझ सकते हो कि एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसी होती है। एंड सेंटर की मैंने आपको बताया था, कोई भी दो फेज है उनके आमने सामने एटम पाया जाएगा, तो यहाँ पे एंड सेंटर का बताया हुआ है। बॉडी सेंटर आप देखते ही पहचान जाओगे कि फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, एंड सेंटर है और प्रिमिटिव सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की थी हमने एज लेंथ की, तो एज लेंथ की मैंने आपको बताया था कई बार तो ये A to B इक्वल हो गए, और कई बार ये क्या हो गया, A to B इक्वल नहीं होंगे। वहीं ये चीज़ें डिफरेंट करती है ईच यूनिट सेल से। ठीक है, तो इसलिए टोटल जो बेवरेज लेटिस है वो कितनी है, 14 है। होती तो यह है 7 टाइप की, जैसे आपने देखा है इसमें, है ना। लेकिन इनके क्या होते हैं, क्यूबिक होते हैं वो 3 टाइप की हो गई, टेट्रागोनल है वो 2 टाइप की हो गई, ऑर्थोरोम्बिक है वो कितनी हो गई, 4 टाइप की हो गई। तो टोटल मिलाएंगे ना इनको, तो ये टोटल आपकी हो जाएगी 14। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 14। अभी तक 14 ही मिली है। अब बच्चों बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर एक यूनिट सेल में क्या है, एटम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो हर एक यूनिट सेल में क्या है, एटम्स पाए जाएंगे, है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे यूनिट सेल तो माने जाएंगे, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। अगर हम सोचे 3D डायमेंशनल में, बच्चों ये जो है टॉपिक का काफ़ी इमेजिनरी पोर्सन है, जितना आप इमेजिन करके देखोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आपको इमेजिन करके उसको पढ़ना है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। कैसे, हम कहने को तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 4 एटम है ऊपर और 4 एटम नीचे है, लेकिन हम इन चारों को एक काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये एक यूनिट सेल है। ठीक है, और इसमें कॉर्नर पे क्या है, एटम लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा भाई, ऐसी जो यूनिट सेल है वो बहुत सारी है ना। हो सकता है एक के ऊपर एक है ना, इसके ऊपर एक और पाएगी यूनिट सेल, इसके नीचे भी एक और पाएगी, इस यूनिट के सेल के आगे भी एक और यूनिट सेल पाएगी, और इसके पीछे भी यूनिट सेल पाएगी, इसके दाई भी यूनिट सेल पाएगी और इसके बाएं भी यूनिट सेल पाएगी, है ना। तो टोटल एक जो एटम है वो क्या कर रहा है, 4 यूनिट सेल से मिलकर बना है। या फिर ये कह सकती हूँ एक एटम वो 4 यूनिट सेल में है, प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये एक यूनिट सेल हो गया, फिर इसके ऊपर एक यूनिट सेल हो गया, है ना, फिर इसके पीछे एक यूनिट सेल हो गया, तो ऊपर कितने हो गए, 2। अब नीचे कितने हो जाएंगे, 2, है ना। नीचे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। ये तो आगे पीछे का बताया और ऊपर का बताया, लेकिन नीचे भी तो होगा एक यूनिट सेल, है ना। इसके दाएं बाएं भी तो होगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गए 8। आगे पीछे दाएं बाएं आप देखोगे तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 8 यूनिट सेल में ये क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे ये है, ये दिखाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो यूनिट सेल है वो क्या कर रहा है, ऊपर भी कोऑपरेट कर रहा है दोनों यूनिट सेल को, और उनके आगे पीछे वाले यूनिट सेल है उनको भी कर रहा है, उनके जस्ट ऊपर जो बन रही है उस बिल्डिंग में भी ये क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल ये 8 यूनिट सेल में अपने आप को डिवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आगे,
वी नो एनी क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। हमें पता है कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना है, जैसे हमने देखा है ना। और जो लैटिस पॉइंट है, ये जो आपको लैटिस पॉइंट बताया था, इसी में तो क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है या फिर आयंस होते हैं। लेट अस नाउ वर्क आउट व्हाट पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग टू ए पार्टिकल यूनिट सेल। चलो हम देखते हैं कि जो हर एक जो पार्टिकल है उसने कितना पोर्शन लिया हुआ है, यानी कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो एक यूनिट सेल में। वी शैल कंसीडर 3 टाइप। क्या 3 टाइप यहाँ पे? 3 टाइप ऑफ यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। हमने माना था कि क्यूबिक सेल कितनी है, 3 टाइप है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि वो क्या होती है, एफसीसी होती है, बीसीसी होती है और एंड यूनिट सेल भी होती है ना। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल इज एन एटम। जैसे कि हमने मान लिया था कि जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ ए एटम ओनली एट इट्स कॉर्नर। मान लिया था भाई हमने ये कि जो प्रीमिटिव सेल है उसमें कॉर्नर पे ही है यूनिट एटम्स। ईच एटम एट ए कॉर्नर शेयर बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, जो हर एक एटम होगा उसके आगे पीछे दाएं बाएं मिलाकर टोटल कितने यूनिट सेल होंगे, 8 यूनिट सेल होंगे उसके पड़ोसी। ठीक है, तो 4 यूनिट सेल इज द सेम लेयर एंड 4 यूनिट सेल ऑफ द अपर लेयर। यानी 4 यूनिट सेल तो उसके ऊपर पाएंगे और 4 यूनिट सेल उसके क्या पाएंगे, पीछे पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं मानती हूँ ये एटम, ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेल होगा, एक यहाँ पे यूनिट सेल होगा, एक नीचे होगा, एक दाएं होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बनाया क्या, आगे का पोर्शन। इसके जस्ट पीछे भी तो 4 होंगे, ये तो मैंने आगे का पोर्शन बनाया है ना। तो इसके पीछे भी तो 4 होंगे, तो 4 आगे 4 पीछे, तो टोटल कितने हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए। इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ बीन डिपिक्टेड इन 3 डिफरेंट वेज। यानी कि अलग अलग 3 डिफरेंट वेज से हम इसको बता सकते हैं। 1.8 ऑफ एन एटम, यानी कि 4 अगर यूनिट सेल में आप एक एटम को डिवाइड कर रहे हो तो वो कितना से करेगा अपने आप को, आपको मैथ तो आता ही होगा है ना। जैसे 8 में डिवाइड करना है तो 1/8 होगा ना। तो यहाँ पे बताया हुआ है ईच स्मॉल स्पेयर रिप्रेजेंटेड ओनली द सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाइंग दैट पोजीशन नॉट इट्स एक्चुअल साइज। यानी कि हर एक जो पार्टिकल होता है वो प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, वो अपना पूरा साइज नहीं देता है, किसमें, एक ही यूनिट में, बल्कि ये देखो यहाँ पे ये सी पोर्शन में दिखाया हुआ है, बल्कि ये क्या कर रहा है, 1.8 पार्ट ही क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस यूनिट सेल में। सच स्ट्रक्चर उस कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, ओपन स्ट्रक्चर बोलेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज ईजियर टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर। और जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, अगर हम उसे ओपन कर देंगे तो वो ईजिली क्या होगी, हमें समझ में आएगी है ना। ईजियर टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर। डिपिक्टेड स्पेस फीलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट सेल विथ एक्चुअल पार्टिकल साइज shows the actual portion of different atom present in a cubic unit cell। और जो ये एक्चुअल पोर्शन है डिफरेंट एटम्स का जो कि क्यूबिक यूनिट सेल में अलग अलग है ना, प्रेजेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो 1.9 में यहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो ये यूनिट सेल में है ना, फिर इन्होंने क्या दिखाया, ये एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाया कि ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूब एकदम ओपन साइज में दिखा दिया है ना, ओपन स्ट्रक्चर में दिखा दिया है। अब एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जब क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में इतना पोर्शन ही आता है, बाकी का इनका हाफ होता है, या फिर कह लो बाकी का इनका कितना 7.8 हिस्सा होता है, वो अदर यूनिट सेल में जाता है। समझ में आया, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। इन ऑल सीन्स ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 एटम एट ऑन इट्स कॉर्नर। जैसे कि आपको पता है क्या है, 8 एटम है ना। द टोटल नंबर ऑफ एटम 1 यूनिट सेल। अब बात करते हैं इस यूनिट में, केवल क्यूबिक यूनिट में या फिर प्रीमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे तो होता है ना, और 8 कॉर्नर पे होता है, और हिस्सा कितना है, मैंने आपको ऊपर दिखाया था इसका एक यूनिट सेल में कितना है, 1.8 है। तो 8 कॉर्नर पे है और 1.8 है पार्ट, तो हम जब इसको कट करेंगे तो ओवरऑल एक यूनिट सेल है उसमें केवल 1 एटम होता है। समझ में आया, कितना होता है, 1 एटम होता है। बच्चों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो इसको इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना, आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की। अभी हमने किसकी बात की थी, प्रीमिटिव यूनिट सेल या फिर क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, अब इसमें बॉडी सेंटर यूनिट सेल में देखो, इसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि बॉडी सेंटर यूनिट में बीच में, बॉक्स के बीच में क्या होता है, एक और एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो उसमें क्या होता है, जो यूनिट सेल होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एज एन एटम एट ईच कॉर्नर पे होता है, एक बॉडी सेंटर पे होता है। जब हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या इसकी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो हमें ये पोर्शन दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली कितने, एक जो कॉर्नर का आइटम है वो कितने से डिवाइड, मतलब कितने से घिरा हुआ है, 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे करके 3D डायमेंशन में, है ना। तो जब इसको हम कट करते हैं कि उसका कितना पोर्शन है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कुछ ऐसा बनता है। यानी कि एक जो बीच वाला आइटम है वो इस यूनिट सेल में ही रहता है ना, बाकी के जो 8 है वो क्या होते हैं, अगले यूनिट सेल में भी डिवाइड होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि 8 कॉर्नर है भैया 8, उस पर 8 एटम है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, लेकिन एक एटम कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसमें, 1.8, तो टोटल कितना हुआ, 1। बॉडी सेंटर में एक एटम है, हाँ, और वो कितनी जगह घेर रहा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1 कर रहा है, तो टोटल एटम कितने हुए बीसीसी में, 2। ठीक है, अब बात करते हैं
फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या है, फेस पर भी प्रेजेंट है, यानी कि ऊपर प्रेजेंट है, नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, है ना। तो अब बात करते हैं कि आपने यूनिट सेल बताया, एक यूनिट सेल यहाँ पे है, ठीक है, उसके ऊपर यूनिट सेल है, तो यहाँ पे एक फेज है, यहाँ पे क्या है, एटम प्रेजेंट है, तो वो ऊपर वाले एटम में भी प्रेजेंट होगा ना। A face center cubic unit cell contain atom at all the corner at the center of all the faces of cube, यानी क्यूब के सभी फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। इट कैन बी सीन फिगर 1.11, इसमें देखा होगा आपने, ये देखो फेस सेंटर, ये आगे भी प्रेजेंट है और ये पीछे भी है, हाफ आगे है, हाफ इसमें है, पीछे वाले में है। Each atom located at the face center is the share between two adjacent unit cell and only 1/2 of each atom belong to unit cell, और आपने देखा होगा हाफ ही यूनिट सेल में क्या है, अवेलेबल है, हाफ किसमें है, आगे वाली या पीछे वाली या फिर ऊपर या नीचे वाली सेल में। ओपन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इसको, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। फिर हम जब इसको कट करेंगे, स्क्वायर में लेके आएंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपने देखा फेस पे जो है ये हाफ दिखाई दे रहा है, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है। 10 इन ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अब टोटल कितने होंगे यूनिट सेल में, 8 तो कॉर्नर पे ही है ना, 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्टिसिपेट हो रहा है, तो टोटल 1 एटम। 6 फेस पे है, 6 फेस है ना, 1 ऊपर नीचे दाएं बाएं की, है ना, और हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल कितने हुए, 3 एटम। अब टोटल हम बात करें एक यूनिट में कितने हैं, 4 एटम, यानी सबसे ज़्यादा एफसीसी में एटम है वो प्रेजेंट होते हैं, फिर बॉडी सेंटर में और फिर हमारे प्रिमिटिव सेल में।